हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, एक आपको वीडियो मिला था जिसमें हम बताया था कि 10 दिन में आप अपनी तैयारी को 80 से 90% से प्लस कैसे ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसी के अनुसार आज हम लोग इस वीडियो में टॉप प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। टॉप प्रश्न फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए इन सारे प्रश्नों को याद करके जरूर जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूं आपको। सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में किसे शामिल किए जाते हैं। कृषि, वन, उत्खनन या फिर ये सभी। सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स इन सभी को, वन, कृषि, उत्खनन, इन सभी को, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किए जाते हैं। बिजली, गैस, लौह इस्पात या फिर ये सभी। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, तीसरा का सही जवाब हो जाएगा ये सभी को, ठीक है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स चौथा नंबर, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है। तृतीय क्षेत्र का संबंध परिवहन, व्यापार, डाक सेवा या इनमें सभी। तो चौथा का फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इन सभी, ठीक है, ये सभी पे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दूं, एक स्ट्रेटजी का वीडियो आपको बताया था फ्रेंड्स, जिसमें हम बताएं कि 10 दिनों में आप अपनी तैयारी को 90% तक कैसे ले जा सकते हैं। उसका वीडियो नहीं देखे फ्रेंड्स तो उस वीडियो को देख लीजिए, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो को। और हमारे चैनल को अभी कभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक। सही जवाब क्या होगा, तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा तृतीयक, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपने कितना प्रश्न का सही जवाब दिया फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका तैयारी अभी किस लेवल पे है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। रमेश दत्त, मजमूदार, विश्व सोरैया, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष। छठा का सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। ऑप्शन आपको देता हूं फ्रेंड्स, ऑप्शन ये रहा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 1970 से 71, 1993 से 94, 1999 से 2000, उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। आठवां का सही जवाब जाएगा 1999 से 2000। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेंगे फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ना है। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है। पहला ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, दूसरा ऑप्शन है वीके आर वी राव, तीसरा ऑप्शन है डीआर गॉडगिल या फिर जे आर स्टोन। नौवां का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स प्रोफेसर वीके आर डी राव को, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 10वें नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है इंडिया विजन 2020 क्या है। इंडिया विजन 2020 क्या है, आपको बताना है इसका सही जवाब। तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने को उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों की गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, फिर से पढ़िए। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो 11 का मैं आंसर बताता हूँ आपको, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स। 2400 कैलोरी से नीचे प्राप्त जो करते हैं फ्रेंड्स उनको गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, बताइए।
2100, 2400, 2600 या फिर शहरी क्षेत्रों में कोई सीमा नहीं है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा 2100 कैलोरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? क्या है क्वेश्चन? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? थोक मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक। तीसरा ऑप्शन है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सी, कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा संरचनात्मक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रच्छन्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण वृद्धि की सहायता करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। तो 16 का हो जाएगा फ्रेंड्स गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न की ओर। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? 17 का सही जवाब क्या होगा? 2 फरवरी 2006 को, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? याद रखिएगा फ्रेंड 2 अक्टूबर 1952 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। 19वां का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आता है। ठीक है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1953। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 20 का 1 अप्रैल 1951 से शुरू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? कृषि, उद्योग, परिवहन, गरीबी हटाओ। 21 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कृषि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदाध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग का सचिव। 22 का सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? डी.आर. गाडगिल, पी.सी. महालनोबिस, एम.एन. रॉय, मन्ना नारायण। 23 का सही जवाब हो जाएगा पी.सी. महालनोबिस पे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के किस क्षेत्र में विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? कृषि, परिवहन, उद्योग, गरीबी हटाओ। 21 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कृषि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बताइए। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सभी। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ये सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताककि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? 1965, 67, 1990, 92, 1966, 69। उपरोक्त में से कोई नहीं। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो 26 का आपको आंसर पता होना चाहिए 1966 से 1969 के बीच। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? बताइए किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? तृतीय, चतुर्थ, पांचवी योजना अवकाश काल। 27 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स योजना अवकाश काल के दौरान। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। 28 का सही जवाब हो जाएगा चतुर्थ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
द्वितीय 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 7%, 7.5%, 8% या फिर 8.5%? 29 का सही जवाब हो जाएगा 8%। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1 मार्च 2002 से 8 फरवरी 2007 के बीच। दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 के बीच। तीसरा ऑप्शन है 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2007 के बीच। अगला ऑप्शन है 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2007 के बीच। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 के बीच। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर सातवीं? 31 का सही जवाब हो जाएगा चौथी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता के प्रति को सर्वप्रथम किस योजना के मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? चौथी, पांचवी, सातवीं या फिर आठवीं? 32 का सही जवाब हो जाएगा चौथी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, अगला ऑप्शन है रोजगार हेतु शहरी युवकों से, डी में है रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? 33 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर है? कौन प्रत्यक्ष कर है? सही जवाब क्या होगा? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, उपरोक्त सभी? 34 का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स के निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? कौन से कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर या सभी? उपरोक्त सभी। 35 का सही जवाब हो जाएगा 35 का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत? उपरोक्त सभी। 36 का सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कौन अप्रत्यक्ष कर है? निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर, उपरोक्त सभी? 37 का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर, उपरोक्त सभी? 38 का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वैट किस प्रकार का कर है? वैट जो है किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों या कोई नहीं? 39 का सही जवाब हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर है वैट। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैट कब से लागू किया गया था? वैट VAT वैट कब से लागू किया गया था? तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 2005 से। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का हम लोग समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।